हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू कावेरी कथुरिया क्लासेस। आज जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारी थ्योरी है स्ट्रक्चर लर्निंग थ्योरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम स्ट्रक्चर लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं और इसे कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट में इसे एसएलटी थ्योरी और सीएलटी थ्योरी के नाम से भी इसे जानते हैं। तो आप ये समझेंगे कि इस थ्योरी में है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी गिवन बाय जेरोम ब्रूनर। इसे किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर ने दिया था। हिंदी में इसे संज्ञानात्मक संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसका संज्ञानात्मक सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत, इसका क्या मतलब है? वर्ड का ज्ञान की संरचना करना। ठीक है, ज्ञान की संरचना को समझना इसे कहा जाता है। अब ज्ञान की संरचना का मतलब है नॉलेज स्ट्रक्चर। ब्रूनर का मानना है कि ब्रूनर का क्या मानना है कि व्यक्ति को ज्ञान की संरचना से अवगत करवाना चाहिए। मतलब जब भी हम किसी को कोई चीज़ सिखाते हैं तो हमें उसको ये चीज़ समझानी चाहिए कि इस ज्ञान की संरचना क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि यदि एक बार हम संरचना को सीख जाएंगे, उसका स्ट्रक्चर सीख जाएंगे, तो भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। मतलब मान लीजिए कि कोई भी चीज़ आपको समझानी है और आपको ये बता दिया जाए कि ये चीज़ कैसे काम करती है, कैसे इसको बनाया गया है, एक बार आप समझ जाएंगे तो वो कंसेप्ट आपके माइंड में फिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि बालक को कंप्यूटर का ज्ञान करवाना है तो उसे कंप्यूटर के समस्त उपकरणों के निर्माण की प्रक्रिया को बताते हुए अधिगम करवाना चाहिए। अगर आप एक बच्चे को कंप्यूटर सिखाना चाहते हैं तो पहले आप उसे ये सिखाएंगे कि कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये काम कैसे करते हैं। तो फिर धीरे धीरे वो जो है सीख जाएगा और फिर वो कभी भी इस बात को भूलेगा नहीं कि कंप्यूटर जो है कैसे काम करता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। लर्नर को यह पता होना चाहिए, मतलब जो सीख रहा है चीज़ें, जिसको हमने कुछ सिखाना है, लर्नर को ये पता होना चाहिए कि वह क्या सीख रहा है, उस ज्ञान का मूल प्रकृति क्या है, उसकी संरचना क्या है और जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है। जब भी आप किसी को कोई चीज़ सिखाते हैं तो उसको ये पता होना चाहिए, मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं क्या सीख रही हूँ और ये सीखना क्यों ज़रूरी है, इसके सीखने से मेरे जीवन में क्या चेंजेस आएंगे, क्या इसके फ़ायदे होंगे, अगर इसको नहीं सीखेंगे तो क्या नुकसान होंगे। उस लर्नर को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसीलिए ब्रूनर ने क्या कहा कि व्यक्ति उन बातों को अधिक से अधिक सीखता है जो वास्तविक है और या वास्तविकता के काफ़ी नज़दीक है। तो ये कहना चाहते हैं कि लोग जो हैं उन चीज़ों को ज़्यादा सीखना पसंद करते हैं जो प्रैक्टिकल होती हैं, जो रियल होती हैं, उनकी लाइफ से ज़्यादा रिलेट करती हैं। यहीं पर ब्रूनर ने कहा कि बालकों को इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि वे स्वयं ज्ञान की संरचना कर सकें। बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि खुद से वो जो है नॉलेज को क्या करें, क्रिएट करें। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में। ज्ञान की मूल प्रकृति संरचना की समझ से अधिगम रुचि के साथ साथ और आसानी से होता है। ये क्या कहते हैं कि जब ज्ञान जो है, जो नॉलेज है, जब हम उसके स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं, ठीक है, संरचना की समझ मतलब उसके स्ट्रक्चर की जब समझ आ जाती है, तो जो हमारा अधिगम है, अधिगम का मतलब जो हमारी लर्निंग है, ठीक है, वो लर्निंग इंटरेस्टिंग हो जाती है। और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ वो आसानी से जो है चीज़ सीखी जा सकती है। स्थायी अधिगम का मतलब होता है परमानेंट लर्निंग। परमानेंट लर्निंग के लिए ज्ञान की संरचनात्मकता, जो नॉलेज का स्ट्रक्चर है, ज्ञान की संरचनात्मकता तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अगर आप किसी चीज़ को परमानेंटली सीखना चाहते हैं तो आपको उस नॉलेज के स्ट्रक्चर को जो है अच्छे तरीके से समझना होगा, बच्चे के सामने उस चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट करना होगा। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में काफ़ी बार आया है, लर्निंग एंड लैंग्वेज एक दूसरे से जो है घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। ये बात कौन सी थ्योरी के थ्रू की गई है, ये आपसे पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लर्निंग थ्योरी है या कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है, उसमें ये कंसेप्ट कहा गया है कि लर्निंग और लैंग्वेज एक दूसरे से काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं, इनका एकदम क्लोज रिलेशन है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर संरचनात्मक अधिगम, मतलब जो आपकी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है और मानसिक प्रक्रिया है, जिसे जॉन डीवी ने चिंत मुक्त प्रक्रिया कहा है। मतलब मानसिक प्रक्रिया को ही जॉन डीवी ने चिंत मुक्त प्रक्रिया कहा है। एक तो ये बात रखनी है। और दूसरा क्या कहता है कि जो संरचनात्मक अधिगम है, मतलब जो आपका नॉलेज स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया, मतलब जो आपके दिमाग से चलती है। ब्रूनर ने सबसे अच्छा स्टिमुलस किसको बताया है? विषय के प्रति इंटरेस्ट होना। मतलब जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा आप उस चीज़ को रिस्पॉन्स करेंगे। तो सबसे अच्छा स्टिमुलस इन्होंने किसको बताया? रुचि को बताया, इंटरेस्ट को बताया। अब यहाँ पर कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी की कुछ स्टेजेस होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इनको सीक्वेंस में लगाने को बोला जाता है, कभी सिर्फ इनका एग्जाम्पल देके पूछा जाता है कि बच्चा कौन सी स्टेज पे है। तो निर्माण, इसकी फर्स्ट स्टेज क्या है? निर्माण विधि।
निर्माण विधि की अवस्था, क्रिया निर्माण विधि भी कहते हैं, क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे इनएक्टिव स्टेज कहते हैं। जन्म से 2 साल तक की जो अवस्था होती है बच्चे की, उसे इनएक्टिव स्टेज कहते हैं, मतलब क्रिया पर आधारित। अब आपको यहाँ से याद रख सकते हैं, एक्टिव मतलब एक्टिविटी कर रहे हैं, एक ट्रिक लगा सकते हो, इनएक्टिव मतलब एक्टिविटी कर रहा है बच्चा, जन्म से लेकर 2 साल तक कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करता रहता है, तो उन क्रियाओं पर आधारित है। ठीक है, अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ब्रूनर, इस अवस्था में बालक गामक, गामक का मतलब होता है बॉडी से रिलेटेड एक्टिविटीज़, काइनेटिक एक्टिविटीज़ जिसे हम कह रहे हैं, एक्टिविटीज़ जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो बॉडी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करता है और उन्हीं के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। बच्चा जो है उन्हीं के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। इस अवस्था में कुछ बच्चे जैसे कोई खिलौना लेते हैं उसी को चूसते रह जाते हैं, या पलक झपकाना, कुछ ऐसी सिंपल सिंपल एक्टिविटीज़ करता है। और इस अवस्था में बालक में भाषा संबंधी अभाव पाया जाता है। बच्चों को 2 साल तक के बच्चे को कोई भी भाषा नहीं आती है, मतलब हम जन्म से लेकर 2 साल तक के बच्चे को इंग्लिश, हिंदी कुछ भी नहीं आता, उसे भाषा संबंधी अभाव पाया जाता है। तो इस स्टेज को बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज। नेक्स्ट आपका आता है प्रतिभा का सिद्धांत, अवस्था, प्रतिभा की अवस्था, जिसे प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक अवस्था भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे आइकॉनिक स्टेज कहते हैं। 2 से 7 साल के बच्चे जो हैं इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। आइकॉनिक यहाँ पर वर्ड लिया गया इमेज, मतलब किसी चित्र को देखकर, इमेज को देखकर रिएक्ट करते हैं। जैसे आपने छोटे बच्चे देखे होंगे कि उनको इमेजेस के थ्रू समझाया जाता है, हाथों में कुछ इमेजेस दी जाती हैं अलग अलग, उनके थ्रू जो है उनको चित्र दिखाकर समझाया जाता है ये क्या चीज़ है। इस अवस्था में बालक मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। मूर्त रूप मतलब जो चीज़ दिखाई देती है, जो जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, तो उन चीज़ों को देखकर सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे बच्चे को फ़ैन दिखाकर कहा जाता है, इसे बोलो फ़ैन, ये फ़ैन है, चेयर दिखा के बोलते हैं कि चेयर है। तो मतलब जो चीज़ दिखाई देती है वो बच्चे को दिखाकर समझाना। इस अवस्था में बालक अपने दिमाग से किसी वस्तु का कोई भी कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, बिंब बना लेते हैं या प्रतिबिंब बनाने लग जाते हैं, मतलब उनके माइंड में इमेजेस बननी स्टार्ट हो जाती हैं। इस अवस्था में बालक जैसे प्रकाश, चमक, छवनी आदि के प्रति प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। भाषा संबंधी ज्ञान बच्चे को आ जाता है, वो अपना नाम बताना, कुछ शब्द बोलना उसको आ जाते हैं। चिन्ह आधारित, संकेत आधारित अवस्था, नेक्स्ट आपकी चिन्ह आधारित और सांकेतिक आधारित अवस्था। तो यहाँ तक आपकी सेकंड स्टेज थी, जिसमें आप इमेजेस को देखकर बच्चा कुछ चीज़ें सीखने लग जाता है। अब 7 साल से जो 15 साल का बच्चा होता है उसे सिंबॉलिक स्टेज कहते हैं, भाषा पर आधारित। अब 7 से 15 साल के बच्चे को भाषा अच्छे से आती है। इस अवस्था में बालक चिन्ह या संकेतों को, मतलब इशारों को भी समझने लग जाता है, सिग्नल्स को समझने लग जाता है। भले ही उसे मूर्त ना दिखाई दे, मतलब कोई चीज़ें चाहे उसे दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी वो जो है सिग्नल से चीज़ों को समझने लग जाता है। इस अवस्था में बालक अमूर्त से सोचने लग जाता है। अमूर्त मतलब जो चीज़ सामने नहीं दिखाई दे रही, तब भी वो जो है उस चीज़ के बारे में सोचने लग जाएगा। जैसे आप 7 से 15 साल के बच्चे को कहें कि ताजमहल के ऊपर एक ऐसे लिखो, तो अपने दिमाग में वो विजुअलाइज कर लेगा और उसको लिख सकता है, उसके बारे में सोच सकता है। इस अवस्था में बालक भाषा का प्रयोग जैसे संप्रेषण कौशल, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उसको आ जाते हैं, सीख जाता है। और इसी अवस्था में बालक जो है भाषा का प्रयोग करने लग जाता है, और जैसे कि यहाँ पे A+B का होल स्क्वायर, मतलब कुछ जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ें जो उसके दिमाग में मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, फॉर्मूले हैं, उनको भी प्रयोग करना सीख जाता है। अगर इसके सिद्धांत के अन्य नियम जो है उनकी बात करें तो इसे संज्ञानात्मक अधिगम भी कहते हैं, रचनात्मक अधिगम, कोग्निटिव लर्निंग, स्ट्रक्चर लर्निंग थ्योरी, कंसेप्ट लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, खोज अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी कहते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है जो सारे आपको याद रखने हैं। एजुकेशन इम्प्लीकेशंस की बात करें तो ज्ञान की प्राप्ति की उपलब्धि की उपेक्षा ज्ञान प्राप्ति हेतु परिक्त प्रक्रिया को समझने पर बल देता है। कहते हैं सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना ही काफ़ी नहीं है, आप ये भी समझें कि इस ज्ञान को, इसकी प्रक्रिया क्या है, उसको भी, मतलब किसी चीज़ को फाइनल रिजल्ट जानने से अच्छा आप उसके पूरे प्रोसेस को जानें। तो ये कहना चाहता है, प्रक्रिया को समझने पर बल देता है। ये सिद्धांत बालकों में भावना जागृत करता है कि ज्ञान एक प्रक्रिया है, नॉलेज इज़ अ प्रोसेस। ये जानना चाहता है कि इस बात पर जोर देता है कि बच्चे को ये बताया जाए कि नॉलेज एक प्रोसेस है, कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है।
अधिगमकर्ता मतलब जो लर्नर है, लर्नर के सामने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाना चाहिए कि अधिगमकर्ता अपने आप पूर्ण रूप से क्रिया करने हेतु प्रेरित हो सके। मतलब लर्निंग बाय डूइंग, मतलब बच्चों को इस तरीके से, जो भी कोई चीज़ सीख रहा है उसको इस तरीके से समझाना है हमें कि वो खुद से करके उस चीज़ को सीखें, लर्निंग बाय डूइंग करें। यह सिद्धांत खोजपूर्ण अधिगम मतलब डिस्कवरी लर्निंग पर बल देता है कि बच्चा नॉलेज को खुद से डिस्कवर करे, और बालकों को पाठ्यक्रम अन्वेषण व खोज के आधार पर समस्या समाधान स्किल के लिए विकास पर बल देता है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चे को सिखाई जाए, वो खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखे। नेक्स्ट यहाँ पर आता है एनसीएफ 2005 में भी बालकों के ज्ञान की संरचना पर बल दिया गया था। जब एनसीएफ 2005 आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो उसके अंदर भी जो है बच्चों की नॉलेज के स्ट्रक्चर के ऊपर जो है बल दिया गया था। तो ये थी हमारी आज की ये थ्योरी। ठीक है, तो आपको कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो है आई होप क्लियर होगी। इसके इम्प्लीकेशंस को आपने समझना है, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स को भी आपने ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।